जन्नत के पत्ते। जी, मुझे याद है। चंद सानियों बाद वो बोली तो उसका लहजा बेतासुर था। और तब मैंने आपसे यही कहा था कि मुझे तुर्की जाने दें। अगर वहाँ जाकर मुझे लगा कि वो लोग तलाक चाहते हैं तो मैं इस रिश्ते को वहीं ख़त्म कर दूँगी। तो फिर अब्बा, हमारे दरमियान यही डील हुई थी कि तुर्की से वापसी तक आप मुझे टाइम देंगे। और अब अरसा हुआ तुम वापस आ चुकी हो। मैं वापस नहीं आई। ऑफिशियली मुझे अभी तुर्की से वापसी की क्लियरेंस नहीं मिली। परसों मैं इस्तांबुल जा रही हूँ। वापसी पे हम इस बात को डिस्कस करेंगे। वो बहुत इत्तेमाद से कह रही थी। अब्बा मुत्तफिक नहीं थे, मगर फिर भी जैसे वक्ती तौर पर खामोश हो गए। अब्बा, वो एक और बात थी। हिम्मत करके उसने कहना शुरू किया। मैं सोच रही थी कि अगर क्लियरेंस करवाने के बाद मैं लंदन चली जाऊँ। ज़्यादा नहीं, बस एक हफ्ते के लिए। मैं सिर्फ लंदन देखना चाहती हूँ। फिर कोई ज़रूरत नहीं, आप ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट हो रही हैं। मुझे आपको ज़रा खींच कर रखना पड़ेगा। वो लम्हे भर में रिवायती अब्बा बन के। अब्बा प्लीज़। उसका लहजा मुल्तजी हो गया। कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्लियरेंस करवा के सीधी वापस आएंगी। जितना घूमना है इस्तांबुल घूम लो। तुर्की के किसी और शहर जाना हो तो बेशक चली जाओ, मगर अकेले नहीं, फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ जाना। लंदन वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सिर्फ एक हफ्ते। हया, तुमने सुन लिया जो मैंने कहा। उनका लहजा नरम था, लेकिन आबरू उठाकर तंबीह करता अंदाज सख्त था। वो हफ्की से जी कहकर उठ गई। वो आज फिर यूनिवर्सिटी चली आई थी। डॉक्टर इब्राहिम से आज उसने वक्त नहीं लिया था, लेकिन फिर भी वो उसको अपने ऑफिस में मिल गई। आपने ठीक कहा था सर, हमें लोगों को वक्त देना चाहिए। उनके बिलमुकबिल बैठी वो आज बहुत सुकून से कह रही थी, और वो उसी तवज्जो से उसे सुन रहे थे। सामने उसके लिए मंगवा कर रखी गई कॉफ़ी की सतह से धुएं के मरगोले उठकर फिज़ा में गुम हो रहे थे। उनके ऑफिस का खामोश पुरसकून माहौल उसके हिसाब को रिलैक्स कर रहा था। यकीन करें सर, शुरू में आपके हिजाब की जितनी मर्ज़ी मुखालफत कर लें, एक वक्त आता है कि वो इसे कबूल कर लेते हैं। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि वो आपको इसमें कबूल कर लेते हैं, चाहे उन्हें हिजाब तब भी इतना ही नापसंद क्यों ना हो जितना पहले था। अब मुझे यकीन आ गया है कि आहिस्ता आहिस्ता सारे मसले हल होते जाते हैं। बिल्कुल, उन्होंने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाकर तायीद की। मगर सर, जब मैं अपने मसलों से घबरा गई तो आपके पास आई, और तब मैंने आपसे कहा था कि ये मतवासो बेसब्र इंसानों को इंसानों से ही चाहिए होता है। आपने मेरी बात की तायीद की थी, राइट? जी। फिर वो पूरी तवज्जो से सुन रहे थे। फिर सर ये कि मेरी पप्पू कहती हैं इंसान को अपने मसले दूसरों के सामने बयान नहीं करने चाहिए। जो शख्स ऐसा करता है वो खुद को बेइज्जत करता है। क्या ऐसा ही है सर? क्या हमें अपने मसले किसी से नहीं शेयर करने चाहिए? वो अपनी कॉफ़ी की सतह पे आई झाग को देखते हुए कह रही थी, जिसमें मुख्तलिफ अशकाल नज़र आ रही थी। मगर फिर हम बतवासो बेसब्र कैसे करेंगे? जहान की तरफ की रुदात सुनकर यह सवाल उसके जहन में अटक कर रह गया था। आपकी फूफो ठीक कहती हैं, सवाल करना यानी किसी के आगे हाथ फैलाना, भले वो हमदर्दी के लिए ही हो, हर हाल में नापसंदीदा होता है। इंसान को वाकई अपने मसले अपने तक रखने चाहिए। दुनिया को अपनी प्रॉब्लम साइड दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। अपने मसले का वाकई इश्तहार नहीं लगाया करते। मगर वो लहजा भर को रुके। वो नामहसूस तरीके से कुर्सी पे आगे को हुई। उसे इसी मगर का इंतज़ार था। मगर इंसान पे हर वक्त एक सा फेस नहीं रहता मेरे बच्चे। वक्त बदलता है, मसले भी बदलते हैं। बाज़ दफ़ा इंसान ऐसी सिचुएशन में गिरफ़्तार हो जाता है जिससे वो पहले कभी गुज़रा नहीं होता। तब उसे चाहिए कि अपने मसले का हल किसी से पूछ ले। इंसान को सिर्फ तब अपने प्रॉब्लम शेयर करने चाहिए जब उसको वाकई अपने पास से उसका हल ना मिले। कोई एक दोस्त, एक टीचर या फिर कोई अजनबी किसी एक बंदे के सामने अपने दिल की भड़ास निकाल देने में कोई हर्ज नहीं होता, जो वाक़यतन वतवासो बेसब्र करे। हाँ, लेकिन एक बात याद रखें, इस शख्स को कभी अपनी बैसाखी ना बनाएं। आपको हर कुछ दिन बाद किसी के कंधे पे रोने की आदत नहीं डालनी चाहिए। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है।
हर वक्त दूसरों से तसल्ली लेने के बजाय बेहतर है कि हम तसल्ली देने वाले बने। अतवासु भी सब्र की तलकीन देने का नाम होता है, हर वक्त लेते रहने का नहीं। उसने समझकर सर हिला दिया। उसकी कॉफ़ी अब ठंडी पड़ती जा रही थी, जाग की अशकाल छटती जा रही थी। उसे खुशी थी कि आज वो सर के पास फिर से नए मसले लेकर आई थी। मैं समझ गई, और मुझे कुछ और भी बताना था आपको। उसे जैसे उसी पल कुछ याद आया। आपने कहा था मैं हिसाब की पहेली में कुछ मिस कर गई हूँ। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, फिर मुझे एक ख्याल आया। अच्छा, और वो क्या? वो दिलचस्पी से कहते ज़रा आगे को हुए। सर, जंग अज़ाब के ख़त्म होने के बाद बनु कुरैज़ा अपने किलों में जा चुके थे। मुसलमानों ने उनका ताक़ुब किया और उनको जा लिया। अगर बनु कुरैज़ा का फ़ैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे छोड़ा जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा उनको वो जगह छोड़ देने का हुक्म दे देते, मगर उनका फ़ैसला साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे छोड़ा गया, जो कबीला औस से थे। उन्होंने बनु कुरैज़ा का फ़ैसला यहूद की अपनी सज़ाओं के मुताबिक किया, यानी कि तमाम मर्दों को गद्दारी के जुर्म में कत्ल किया जाए। ये बनी इसराइल के यहाँ गद्दारी की सज़ा थी। क्या मैंने यही बात मिस कर दी कि आखिर में बनु कुरैज़ा को उनकी अपनी ही सज़ा देते हैं? डॉक्टर इब्राहिम मुस्कुराकर सर झटकते हुए आगे को हुए। ये आप कहाँ चली गईं? ग़ज़वा बनु कुरैज़ा जिसका आप जिक्र कर रही हैं, ये ग़ज़वा अहज़ाब के बाद हुई थी। ये ग़ज़वा अहज़ाब का हिस्सा नहीं थी। आयत हिजाब कुरान की जिस सूरह में है उसका नाम अहज़ाब है, बनु कुरैज़ा नहीं। आपको अहज़ाब का दायरा कार में रहकर उसका जवाब तलाश करना था। अच्छा, फिर आप मुझे बता दें कि मैं क्या मिस कर गई हूँ? उसने खफगी से पूछा। पता नहीं सर, उसको क्या दिखाना चाहते थे? हया, मैंने ये नहीं कहा था कि सूरह अहज़ाब और हिजाब में मुमासलत है। ये आपने कहा था। आपने उसे पहेली कहकर एक चैलेंज के तौर पे कबूल किया था। सो आपको ये पज़ल खुद मुकम्मल करना है। सर, थोड़ी बहुत चीटिंग तो जायज़ होती है, हरगिज़ नहीं। अच्छा, कुछ खाएंगी? आज तो मेरे पास टर्किश कैंडीज़ भी नहीं हैं। नहीं सर, बस ये काफ़ी बहुत है, फिर मैं चलूँगी। अगली दफ़ा मैं आपके पास इस पहेली का आखिरी टुकड़ा लेकर ही आऊँगी। वो एक अज़म से कहती उठी। डॉक्टर इब्राहिम ने मुस्कुराकर सर को झुंबिश दी। उन्हें जैसे अपनी इस ज़हीन स्टूडेंट से इसी बात की उम्मीद थी। यूनिवर्सिटी की फीमेल कैंपस में एक दूसरे टीचर से मिलकर वो एंट्रेंस ब्लॉक से निकली तो सामने एक तवील रोज थी जिसके इख्तिताम पे मेन गेट था। उसने गर्दन झुकाकर एक नज़र अपने पैरों को देखा जो स्याह हील वाली हैंडल्स में मुक़य्यद थे। हील की इतनी आदत थी कि दुखते पैर के बावजूद उसने हील पहन ली थी, मगर अब चल चल कर दायां पाँव टखने और एड़ी से दर्द कर रहा था। वो सर झुटक कर तेज़ तेज़ कदम उठाने लगी। तवील सड़क अबूर करके वो गेट से बाहर आई तो कार सामने ही खड़ी थी। ड्राइवर ने उसे आते देखकर फ़ौरन पिछली तरफ का दरवाज़ा खोला। वो अंदर बैठी और दरवाज़ा बंद कर दिया। ड्राइवर इलाही बख्श ने फ़ौरन कार स्टार्ट कर दी। एस्टन का वो खाली खाली सा इलाका, यूनिवर्सिटी की हदूद से निकल कर कार अब मेन रोड पर दौड़ रही थी। इतराफ़ में दूर दूर फैक्ट्रीज, इमारतें या इंस्टीट्यूट थे। अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि अचानक इलाही बख्श ने ब्रेक लगाए। वो जो टेक लगाए बैठी थी, झटके से मैं कान की तौर पे ज़रा आगे को हुई। क्या हुआ? ये गाड़ी सामने आ गई। अल्फाज इलाही बख्श के लबों पे ही थे कि हया ने विंड स्क्रीन के पार इस मंज़र को देखा। वो चमकती हुई स्याह कार एकदम से सामने आई थी, यूं कि उनका रास्ता ब्लॉक हो गया था। ड्राइविंग सीट से स्याह सूट में मलबूस शख्स निकलकर तेज़ी से उनकी जानिब आया। हया यकटिक इस स्याह कार को देख रही थी। वो इस गाड़ी को पहचानती थी। उस गाड़ी ने ताया फुरकान को टक्कर मारी थी। वलीद उसके दरवाजे से चंद कदम दूर ही था। गुस्से का एक बाल उसके अंदर उठने लगा। इलाही बख्श, जल्दी से अब्बा को फ़ोन करो और बताओ कि वलीद ने हमारा रास्ता रोका है। मैं तब तक उसे ज़रा बात कर लूँ। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। वलीद उसके सामने आ खड़ा हुआ था, चेहरे पे तैश, आंखों में तनफ़ुर। उसने कनखियों से गाड़ी में बैठे इलाही बख्श को नंबर मिलाते देखा। मेरा ख्याल था आप मुल्क से फ़रार हो चुके हैं, मगर नहीं, आप तो यहीं हैं। बहुत सुकून और इत्मीनान से कहती वो उसके सामने खड़ी थी। खैर, चंद दिन का ऐश है मिस्टर लगारी, फिर आपको इक़दाम कत्ल के केस का सामना करना पड़ेगा। मेरी बात सुनो। एक हाथ कार की छत पे रखे
دوسرے ہاتھ کی انگلی سے تنبیہ کرتا وہ بہت طیش کے عالم میں کہہ رہا تھا، تم اس کا مقدمے میں میرے خلاف ایک لفظ نہیں کہو گی، یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا اور تم اپنے بیان میں یہی کہو گی۔ میں بیان دے چکی ہوں اور تم نامزد ملزم ٹھہرائے جا چکے ہو۔ اپنی بکواس اپنے پاس رکھو، جو میں کہہ رہا ہوں تم وہی کرو گی۔ تم یہ مقدمہ فوراً واپس لے رہی ہو، سنا تم نے؟ وہ بلند آواز سے بولا تھا۔ الہی بخش فون کان سے ہٹا کر دوبارہ نمبر ملا رہا تھا۔ شاید رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو تم کیا کرو گے؟ مجھے دوبارہ اپنی گاڑی کے نیچے دینے کی کوشش کرو گے؟ اس نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ ولید چند لمحے لب بھینچے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ میرے پاس تمہارے لیے اس سے بہتر حل موجود ہے۔ اچھا، اور وہ کیا ہے؟ وہ اسی کے انداز میں بولی۔ اطراف سے گاڑیاں زن کی آواز کے ساتھ گزر رہی تھیں۔ ولید نے گاڑی کی چھت سے ہاتھ ہٹایا، جیب سے اپنا موبائل نکالا، چند بٹن پریس کیے اور پھر اس کی اسکرین حیا کے سامنے کی۔ یا اس منظر کو دیکھ کر کوئی گھنٹی بجی ہے ذہن میں؟ ایک تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولا، تو حیا نے ایک نگاہ اس کے موبائل اسکرین پہ ڈالی مگر پھر ہٹانا بھول گئی۔ ادھر ہی چمکی، منجمد، شل، ساکت، شریفوں کا مجرا۔ اس ویڈیو کی جھلک کسی نے کھولتا ہوا پیتل اس کے اوپر ڈال دیا تھا۔ اندر باہر آگ میں لپٹے گولے برسنے لگے تھے۔ بے یقینی سے بے یقینی تھی۔ نکل گئی نا اکڑ، اب آئی ہو نا اپنی اوقات پہ؟ ولید نے مسکرا کر اثبات میں سر ہلاتے ہوئے موبائل بند کر کے جیب میں ڈالا۔ نقاب سے جھلکتی اس کی ششدر ساکت آنکھیں ابھی تک وہیں منجمد تھیں۔ ذرا سوچو، میں اس ویڈیو کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں؟ وہ اب قدرے مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ حیا کا شوق اسے سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ تیر عین نشانے پہ لگا ہے۔ اگر میں اسے تمہارے خاندان کے سارے مردوں تک پہنچا دوں تو کیا ہوگا حیا بی بی؟ کبھی سوچا تم نے؟ کیا اب بھی تم میرا نام اس کیس میں لے سکو گی؟ پھر اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ایسی غلطی کبھی نہ کرنا، ورنہ میں تمہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جو آندھی طوفان کی طرح آیا تھا کسی پرسکون فاتح کی طرح پلٹ گیا، اپنی گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کیا، سائیڈ مرر میں دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلا کر سن گلاسز آنکھوں پہ لگائے اور گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ وہ ابھی تک کار کے ساتھ شل سی کھڑی تھی، نقاب کے اندر لب اسی طرح ادھ کھلے اور آنکھوں کی پتلیاں ساکن تھیں۔ اس کے دل کی دھڑکن ہلکی ہو گئی تھی، جیسے کوئی لٹی پٹی کشتی سمندر کی گہرائی میں ڈوبتی چلی جا رہی ہو۔ نیچے اور نیچے، گہرائی، پاتال۔